जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अच्छा बेटा, अगर हम इस वर्ड पे गौर करें ना, तो एंडोप्लाज्मिक की अगर बात करें तो ये वर्ड निकला है एंडोप्लाज्म से। एंडो का मतलब इनसाइड। तो पिछले टॉपिक में जहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने एंडोप्लाज्म किस रीजन को कहा था कि साइटोप्लाज्म का वो रीजन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा, बाउंड्री से थोड़ा सा दूर होगा, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म का इनर रीजन जो है। और रेटिकुलम जो लफ्ज है बेटा, ये रेटे से निकला है। RETE, रेटे। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क मीन जाल। यानी कि इसका लफ्जी मतलब बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लिटरल मीनिंग, जो लफ्जी मतलब है, वो क्या बता रहा है कि ये साइटोप्लाज्म के इनर रीजन में, यानी कि एंडोप्लाज्म में कोई जाल है। किस चीज का जाल है, क्या काम है, ये हमने बेटा डिस्कस करना है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको इसका लिटरल मीनिंग क्या है वो समझाया दी कि एंडोप्लाज्मिक लफ्ज एंडोप्लाज्म से निकला है। एंडोप्लाज्म का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म की इनसाइड वाला जो रीजन है। ठीक है, और रेटे क्या है बेटा, रेटिकुलम लफ्ज रेटे से निकला है। रेटे का मतलब है नेटवर्क। नेटवर्क मीन जाल। यानी कि ये हमारे साइटोप्लाज्म का वो रीजन जो न्यूक्लियस की तरफ है, वहां पे एक जाल बिछा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम इसको बेटा डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज अ नेटवर्क, कि ये एक नेटवर्क है, ये एक जाल है। किसका, ऑफ चैनल्स, रास्तों का। या आप यहां पे बेटा कह सकते हैं इंटरकोनेक्टेड, इंटरकोनेक्टेड सिस्टरने का। इंटरकोनेक्टेड सिस्टरने का जाल है। सिस्टरने क्या होती हैं बेटा, ये मैं आगे जाके बताता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज अ नेटवर्क, ये एक जाल है। किसका, ऑफ, इंटरकोनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई, आपस में कनेक्टेड। कौन, सिस्टरने या चैनल जिनको हम कह रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड जो फैला हुआ है, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीचों बीच। ठीक है, तो ऐसे जाल को बेटा हम क्या कह रहे हैं जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। तो कहता है कि ये जो बेटा नेटवर्क है, ये हमें नजर तब आएगा, विजिबल तब होगा जब हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ठीक है, और अगर हम इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो जाल है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन बेटा क्या है कि लेट्स सपोज ये सेल का न्यूक्लियस है। तो ये बिल्कुल, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, एम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल उसके नजदीक से शुरू होगा। यानी कि यहां से ये बेटा शुरू होगा और फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, किसकी तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। यानी कि इट इज इन कांटेक्ट विद, ठीक है, ये किसके साथ राब्ते में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ से शुरू होगा एंड ऑफन कंटिन्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बेटा ये जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक बेटा मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन बताई, फिर इसकी विजिबिलिटी के बारे में बताया, और फिर इसकी लोकेशन के बारे में बताया। डेफिनेशन में बेटा मैंने क्या बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि आपस में जुड़ी हुई, इंटरकोनेक्टेड जो सिस्टरने हैं या जो चैनल्स हैं, उनका एक जाल जो साइटोप्लाज्म के बीचों बीच, थ्रू आउट, एक्सटेंड किया हुआ है, फैला हुआ है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये विजिबल कब होगा, नजर कब आएगा बेटा, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया इसकी लोकेशन के बारे में कि ये स्टार्ट कहां से हो जाएगा, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ से। यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक से ये स्टार्ट होगा और किधर को जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा ये। नेक्स्ट बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी साखत कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो
इसके स्ट्रक्चर में ना हमारे पास बेटा ये जो ये लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ये वाली जो बेटा आपको सैक्स नजर आ रही है ना, इलांगेटेड सैक्स या जो टिब्यूलर सैक्स हैं, ये नालीनुमा साख्तें, या जो इलांगेटेड थैलियां जो आपको फ्लैटेंड सैक्स नजर आ रही हैं, ये 1 2 3 4, इनको बेटा हम कह रहे हैं असल में सिस्टरने। ठीक है, तो यानी कि जब बहुत सारी सिस्टरने जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी और इनके मिलने से जो बेटा पूरा जाल बिछ रहा है, उस पूरे जाल को हम क्या कह रहे हैं, हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके स्ट्रक्चर में बेटा जो सबसे अहम चीज है, ठीक है, वो क्या है, सिस्टरने। एंड व्हाट आर सिस्टरने? दीज आर फ्लैटेंड elongated स्फीरिकल और ट्यूबुलर सैक्स। ठीक है, यानी कि ये बेटा चिपटी हुई लंबाई के रुख पे नालीनुमा या गोल थैलियां हैं, ठीक है, जो आपस में मिलके ये नेटवर्क पूरे का पूरा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं एक सिस्टरने की बात करूं ना, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिस्टरने है, तो इस सिस्टरने में बेटा आपने दो चीजें याद रखनी है। ये जो बाहर बेटा ये वाला जो रीजन है ना, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहेंगे दी? सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सिस्टरने की मेम्ब्रेन है जिसने इसको अपने अंदर बंद किया हुआ है। और इसके अंदर ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर बेटा ये अभी मैं डॉट्स लगा रहा हूं, ये वाला जो रीजन है इसको बेटा हम कहते हैं सिस्टर्नल ल्यूमन। सिस्टर्नल ल्यूमन। तो एक सिस्टरने में बेटा आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक इसकी मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये बाकी देखे ना बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर है ना, तो साइटोप्लाज्म में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि साइटोप्लाज्म के ये वाले जो बाकी कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले जिसमें साइटोसोल होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, उनसे इसने क्या करना है कि सिस्टरने के ल्यूमन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है ना, उनको सेपरेट रखना है, उनको एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने देना। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे वो बात बता रहा है कि मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कि सिस्टर्नल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के जो अदर कंटेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि साइटोसोल और दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनसे किसको, सिस्टरने के ल्यूमन के अंदर जो मटेरियल है ना उसको ये सेपरेट रखेगी। क्लियर? ये बात हो गई बेटा सिस्टरने की, कि सिस्टरने क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में जो फ्लैटेंड इलांगेटेड ट्यूबुलर या स्फीरिकल सैक्स हैं, जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके पूरा जाल बिछाएंगी, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, सिस्टरने। ठीक है जी, तो सिस्टरने के बारे में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक इसकी मेम्ब्रेन, इसकी लेयर, इसकी तय, और एक इसका ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर बेटा डिफरेंट इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे, और मेम्ब्रेन का काम क्या है कि मेम्ब्रेन ने ल्यूमन के कंपोनेंट्स को साइटोप्लाज्म के दूसरे कंपोनेंट्स से सेपरेट रखना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली बेटा एक सेल के अंदर ना दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर दो तरह का बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से भी इसकी बेटा दो फॉर्म्स हैं, दो हालतों में ये पाया जाता है। एक को हम बेटा कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को बेटा हम कह रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो हालतों में पाया जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर के लिहाज से भी मुख्तलिफ होंगी
और फंक्शन के लिहाज से भी मुख्तलिफ होंगी। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे RER के नाम से जानते हैं, और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे SER के नाम से जानते हैं। इनमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला तो इनका बेटा स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। अच्छा, अगर बेटा आप ये देखें ना, इतना इतना रीजन, तो इस रीजन में जितनी भी सैक्स हैं, जितनी भी सिस्टर्ने हैं, अगर आप उनकी सरफेस को, अगर आप उनकी सरफेस को गौर से देखें, तो ये वाली जो सरफेस है ना बेटा, इस पे आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर बेटा, ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, ये हमें रफ नजर आएगी, खुरदरी नजर आएगी। ये खुरदरी किसकी वजह से है? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर बेटा ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर अटैच है ना, ये असल में है राइबोसोम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ने हैं, उनकी मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। तो राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी जो सरफेस है वो बेटा रफ नजर आती है, खुरदरी नजर आती है। उस वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसमें बेटा बड़ा क्लियर सा डिफरेंस है। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर बेटा अगर मैं इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच कर दूं, दूसरी को बेटा मैं सिंपल छोड़ दूं, इसके ऊपर मैं कुछ भी अटैच नहीं करवाता, तो ये देखें, ये सरफेस जब आप इसको देखेंगे ये आपको रफ नजर आएगी, और जब आप इसको देखेंगे इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये आपको क्या नजर आएगी? स्मूथ। तो स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा जा रहा है और रफ को रफ क्यों कहा जा रहा है? उसके पीछे रीजन एक है। वो रीजन क्या है कि रफ की जो सिस्टर्ने हैं, उनकी मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर राइबोसोम्स अटैच हैं। तो राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से वो हमें खुरदरे नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रफ नजर आते हैं। उस वजह से हम उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि स्मूथ के केस में ये आप यहां पे देखें तो इस तरह के बेटा ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर नहीं आ रहे, तो इस वजह से इनकी सरफेस हमें स्मूथ नजर आती है। दूसरी चीज बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एमडी कैट में एक दो दफा ये एमसीक्यू पूछा भी गया है कि न्यूक्लियस के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी फॉर्म होती है, या कौन सी फॉर्म की सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अटैच होती हैं? तो उसका आंसर बेटा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होती है, न्यूक्लियस के साथ से ही स्टार्ट हो रही है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा ये न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, तो एक चीज बेटा मैंने आपको और बताई, वो क्या है कि जो न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बिल्कुल साथ कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने होंगे? रफ के। और उससे दूर बेटा किसके होंगे? स्मूथ के। ये तो बेटा इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। अभी आ जाएं इनके फंक्शनल डिफरेंसेस पे। ठीक है, कि इन दोनों का बेटा फंक्शंस क्या हैं, रफ के काम क्या होंगे सेल के अंदर और स्मूथ के काम क्या होंगे। लेकिन इन दोनों के बेटा फंक्शंस को अलहदा अलहदा डिस्कस करने से पहले इनका एक कॉमन फंक्शन है जो दोनों का कॉमन है। वो क्या है कि ये दोनों मिलकर ना बेटा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज बेटा ये पूरा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके बीचों बीच ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद क्या है
कि सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस की तरफ कोलैप्स नहीं करने दे रहा, ठीक है, ये इसको बेटा कोलैप्स नहीं करने देगा, ये उसकी डिस्टॉर्शन नहीं होने देगा। यानी कि अगर कोई फोर्स वगैरह, कोई, ठीक है, मैस वगैरह लगता है आके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये उसको अपने ऊपर बियर कर लेगा उस स्ट्रेस वगैरह को, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस की तरफ कोलैप्स नहीं करने देगा। ये तो बेटा इनका एक कॉमन फंक्शन हो गया कि दोनों मिलकर सेल के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सेल को कोलैप्स नहीं करने दे रहे। अभी इनके डिफरेंट फंक्शन जो है उनकी बात करते हैं। पहला फंक्शन, पहले बात करते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इनके ऊपर अटैच होते हैं बेटा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो है ना बेटा, इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल यानी कि सेल के अंदर वो जगहें जहां पे प्रोटीन्स की तैयारी होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से ये किस में अपना रोल प्ले करते हैं बेटा? दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेटा साइट्स जो राइबोसोम्स हैं उनको अपने ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पे वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। फिर बेटा क्या होता है कि प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसाइज होके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्ने है उसके ल्यूमन में आ जाएगी और वहां पे उसकी बेटा थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। क्या की जाएंगी? मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें ना तो इसकी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से, ठीक है, इसका रोल बेटा किस में है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में बेटा इसका रोल क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करवाती, बल्कि प्रोटीन तो सिंथेसाइज होती है राइबोसोम के ऊपर। इसका काम सिर्फ क्या है कि प्रोटीन को तैयार करने वाले जो राइबोसोम्स हैं उनको अपने साथ अटैच करवाना। फिर क्या होगा कि जब प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर तैयार हो जाएगी, वो प्रोटीन, लेट्स सपोज ये राइबोसोम था, इसने ये वाली प्रोटीन बनाई, ये वाली, वो प्रोटीन क्या होगा कि वो प्रोटीन बेटा सिस्टरने के ल्यूमन में आ जाएगी और यहाँ पे आके उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां की जाएंगी, मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, उसको मेच्योर बनाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है। दूसरी तरफ बेटा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसका पहला फंक्शन बेटा ये है कि ये डिफरेंट किस्म के जो लिपिड्स हैं, जैसा कि स्टीराइड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, डिफरेंट किस्म के ऑयल्स वगैरह हो गए, ये उनकी सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है जी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा काम क्या है कि ये लिपिड्स यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो स्टीराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं या ऑयल्स वगैरह हैं, ये उनकी सिंथेसिस करवाएगा। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करवाता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। किसके जरिए? राइबोसोम के जरिए। दूसरा फंक्शन बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि ये बेटा डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स है ना उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, उनके जहरीलेपन, उनकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने में अपना रोल प्ले करता है। मसलन हमारी बॉडी के अंदर ना बेटा अगर हम कोई बाहर से ड्रग लें ना तो वो ड्रग अगर हो टॉक्सिक, जहरीली हो, तो उस ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है
इसको न्यूट्रलाइज पता कौन करता है? इसको न्यूट्रलाइज करता है बेटा हमारी बॉडी का एक ऑर्गन लीवर। और लीवर में असल में कौन कर रहा है? लीवर सेल्स के जो SER हैं, ये क्या करेंगे? उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे करते हैं बेटा ये काम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में असल में बेटा मखसूस किस्म के इंजाइम्स हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजाइम्स हैं। यहाँ पे वो इंजाइम्स क्या करते हैं? इस ड्रग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रग बेटा क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है। फिर न्यूट्रलाइज करने के बाद ये उसको किडनी की तरफ भेज देते हैं और वहां से किडनी से ये यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर चली जाती है, आउटसाइड दी बॉडी चली जाएगी। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा मैंने आपको दूसरा काम क्या बताया कि इनका दूसरा काम क्या है कि दे प्ले रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद क्या है बेटा? डी का मतलब होता है ना, टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन लफ्ज टॉक्सिक से निकला है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, यानी कि जहरीलेपन को खत्म कर देना। ये काम ये कैसे करेंगे? तो उसकी एग्जांपल बेटा हमने दी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके केस में अगर कोई ड्रग जो है ऐसी ले ली जाए, ऐसी खा ली जाए कि जो टॉक्सिक हो, तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बॉडी का एक ऑर्गन लीवर। और लीवर के अंदर कौन? लीवर सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ये काम सर अंजाम देंगे। कैसे? कि उनके पास बेटा मखसूस किस्म के इंजाइम्स होते हैं। ये इंजाइम्स क्या करते हैं? ये उस ड्रग के साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह, मिथाइल वगैरह, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई और ग्रुप अटैच करवाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद किडनी की तरफ भेज देंगे। किडनी उसको यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में बॉडी से बाहर भेज देगी। और इस तरह से बेटा हम हमारी बॉडी जो है वो उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स से बच जाएगी। तीसरा काम इसका बेटा क्या है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंपल्स की कंडक्शन ट्रांसमिशन में भी अपना रोल प्ले करता है। कहां पे? मसल्स के केस में। इंपल्स बेटा क्या है? मैसेज फ्रॉम CNS। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से जो मैसेज आया है या उसकी तरफ जो जा रहा है उसे हम इंपल्स कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या करता है? ये मसल्स की कंट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करता है। कैसे? ये बेटा यहाँ पे तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाके हमने इसका पूरा एक डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ आप याद रखें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा पता क्या करता है? मसल्स के केस में बेटा ये अपने अंदर स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को। किसको जी? कैल्शियम आयंस को। कब? बिफोर कंट्रैक्शन, यानी कि जब कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि जब मैसेज आएगा कंट्रैक्शन का तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्होंने जो कैल्शियम आयन बेटा स्टोर किए हुए थे ये उनको रिलीज कर देंगे। और अभी जो कैल्शियम आयन बेटा रिलीज हुए हैं ये आगे जाके क्या करेंगे? दे विल हेल्प इन कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन में जाके बेटा आगे हेल्प आउट करेंगे। क्लियर जी? अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। मसलन कैसे? यानी कि इन्होंने बेटा अपने अंदर जो कुछ भी बनाना है ना, ये मटेरियल उन्होंने किसको दे देना है? गाल्जी अपरेटस को, ताकि गाल्जी अपरेटस जो है वो उस मटेरियल को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये इसका बेटा लास्ट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फंक्शन बेटा मैंने आपको क्या बताए कि पहला फंक्शन तो इनका ये है
कि ये डिफरेंट किस्म के लिपिड्स जैसा कि स्टीरॉयड हार्मोन बेटा, टेस्टोस्टेरोन हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गए, एस्ट्रोजन वगैरह, उनकी सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस करवाते हैं। फिर ये डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनके जहरीलेपन को न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर ये इम्पल्स बेटा मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। कैसे हेल्प आउट करते हैं? कैल्शियम आयन को स्टोर करके और रिलीज करके। और चौथी चीज बेटा मैंने आपको क्या बताई कि ये डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल्स अपने अंदर बना रहे हैं या जो RER के ऊपर बन रहे हैं, उनको गाल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं, ताकि गाल्जी अपरेटस उन मटेरियल की जहां पे ज़रूरत हो उनको वहां पे भेज सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले बेटा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन का बताया, फिर विजिबिलिटी का बताया, फिर इसके स्ट्रक्चर में जो सिस्टर्ने होते हैं वो क्या हैं उनके बारे में बताया, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं उनके बारे में बताया, फिर इनका कॉमन फंक्शन क्या है और इनके जो एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।